हेलो एवरीवन। इटरेटिव डीएफएस पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे। द वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्चुअल इटरेटिव डीएफएस दिखाई थी, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इसकी मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करी थी। मॉडिफिकेशन करने का मेन मोटिवेशन ये था कि जो इटरेटिव डीएफएस है उसमें हम हर एक एलिमेंट को हर एक को नहीं, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम स्टैक में डाल देते हैं। हमारा एम ये रहता है कि डब्बे में एक एलिमेंट एक ही बार जाए, मल्टीपल टाइम्स ना जाए, ताकि ऑफ कोर्स हम स्पेस बचा सकें। लेकिन जब हम ऐसा काम करने की कोशिश करते थे तो हमने देखा था कि वो एक्चुअल डीएफएस रह ही नहीं जाता था, है ना। और वो स्टेप्स वगैरह एंड ऑन वो मैंने सारे बता रखे हैं, बार बार मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सब याद आ रहा होगा, है ना। 2 मॉडिफिकेशन करी थी, दोनों ही मॉडिफिकेशन में हम बुरे फंसे थे। हम एग्जैक्ट काम नहीं कर पाए थे जो चाह रहे थे। तो जो एक्चुअल बीएफएस है वो इटरेटिव होता है, और उसमें हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट क्यू में एक ही बार ही जाता था एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। और जो रिकर्सिव डीएफएस हमने देखा था उसमें भी हर एक एलिमेंट एक एक बार ही गया था स्टैक के अंदर। मल्टीपल टाइम्स का कोई सीन नहीं था, क्योंकि भाई रिकर्शन यूज करा है तो रिकर्शन का स्टैक यूज हुआ था, तो उसमें भाई जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा वो भी जाएगा, सब जाएंगे, मतलब एक ही बार जाते थे। ये चीज हमारे को याद आ रही है। बट इटरेटिव वाले में मल्टीपल टाइम्स जा रहे थे, वो चीज हमारे को थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। इस चक्कर में हमने 2 मॉडिफिकेशंस करी, बट उसमें भी हम कामयाब नहीं हो पाए थे। अच्छा जी, अब खैर जो भी था, हमारे को बस अब एनालिसिस करना है। जो हमने एक्चुअल इटरेटिव डीएफएस बनाई है उसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला काम मेरे को करना है वो यही है ना। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो, क्योंकि हमारे को जो सबसे बात प्रॉब्लमेटिक लग रही है इसमें वो स्टैक वाली लग रही है, और आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि स्टैक के लिए हमारे को कितना स्पेस चाहिए हो सकता है वर्स्ट केस में। वही बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में क्या सॉल्व करेंगे, नो डाउट एनालिसिस करना है, बट इसको मैं थोड़ा डाइव इन डीप करके आराम आराम से एक एक बात समझाऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस बता दो, कितना स्टैक स्पेस आप चाहते हो। ठीक है, बिल्कुल वर्स्ट केस में कितना लोगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई, जैसे हमने इटरेटिव वर्जन देखा, सॉरी वो रिकर्सिव वर्जन देखा था, उसमें मैक्सिमम स्टैक स्पेस भाई थीटा वी ही था, है ना। बीएफएस में भी वही था, थीटा वी था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक एक एलिमेंट डब्बे में जा सकता है, तो हो सकता है कहीं वी से फालतू ना आ जाए। उसकी हम अब चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर वी वी स्पेस कब आएगा, थीटा वी स्पेस कब चाहिए होगा हमारे को। वर्स्ट केस को मारो गोली, बस आप इतनी बात करो, थीटा वी स्पेस कब लगेगा इन इटरेटिव डीएफएस। तो मैंने क्या कहा था आपको, कि पहला वर्टेक्स पकड़ते हैं और उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं आप उन सबको उठा करके डब्बे में डाल देते हो। यही हमने देखा था ना। आई होप याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसके लिए किस तरीके का ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, ऑफ कोर्स हम एक वर्टेक्स लेते हैं और उसके बहुत सारे वर्टिसेस एडजेसेंट, रादर लगभग सारे के सारे वर्टिसेस इसके एडजेसेंट ही रख लेते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम काम करने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने भी हैं सबको उठा करके डब्बे में डाल दो। मतलब जस्ट लाइक बीएफएस टाइप आप कोशिश कर रहे थे, बस बीएफएस में हमने क्यू में डालना था और इस इटरेटिव डीएफएस में हमने स्टैक में डालना है। बट जो रिकर्सिव डीएफएस था, मेरे ख्याल से मेरे को उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। उसमें हम पहला वर्टेक्स से शुरू करते थे, फिर इस पे जाते थे, फिर वापस इस पे आके फिर इधर जाते थे, एंड सो वो बैक ट्रैक कर लेते थे। तो ये तो उसके लिए बेस्ट केस था भाई, कांस्टेंट स्पेस लेगा ये। फॉर रिकर्सिव डीएफएस आर डीएफएस, रिकर्सिव डीएफएस, इसके लिए थीटा वन स्पेस चाहिए स्टैक के लिए। क्यों, क्योंकि आपको प्लीज याद है, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो। रिकर्सिव डीएफएस के लिए थीटा वन था। रिकर्सिव डीएफएस के लिए वर्स्ट केस वाला कौन सा होता था भाई, ये चेन। याद आ रहा है आप लोगों को, चेन ग्राफ। तो आई होप याद आ रहा होगा, हाँ। बट अगर मैं ये ग्राफ पकड़ता हूँ और इटरेटिव डीएफएस की बात करता हूँ, ये मैंने कैसे सोचा बेटा, मैंने बीएफएस में ही पढ़ा रखा है आपको ग्राफ, स्टार ग्राफ। मैंने आपको वहां कहा था बीएफएस में हम क्या करते थे, पहला वर्टेक्स पकड़ा, आंख बंद करके उसके जितने भी एडजेसेंट होते थे सारे उठा करके क्यू में डाल देते थे। ऑफ कोर्स आंख बंद करके इन द सेंस भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी इसलिए, नहीं तो हम वैसे विजिट तो चेक करते ही करते हैं। भी शुरू शुरू में सारा विजिट जीरो ही होगा ना, तो ठीक है जी, हम उठा करके सारे डाल देंगे क्यू के अंदर। तो वही बात यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे कि पहला वर्टेक्स पकड़ा, वो तो ऑफ कोर्स स्टैक में जाएगा नहीं, जस्ट लाइक बीएफएस। बीएफएस में भी पहला वर्टेक्स स्टैक में क्यू में नहीं जाता था। यहाँ पे वही बात है, पहला वर्टेक्स स्टैक में नहीं जा रहा, और बाकी सारे सारे उठा करके डब्बे में डालेंगे, तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे ये सब डब्बे में जाएंगे।
ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपने स्टार्ट करा DFS 9। इमेजिन कर लो बेटा, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जो पहली ही लाइन है वही ये काम कर देगी तुम्हारे लिए। कहाँ गई भी, हाँ। फॉर ऑल वर्टिसेस डब्ल्यू एडजेसेंट टू यू डू, तो यू वर्टेक्स वही हो चुका है, वी अपना जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सारे सारे डब्बे में जाएंगे, है ना। आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि थीटा वी स्पेस तो लग ही गया, मतलब V-1 स्पेस हमने यूज कर लिया ना, वन ऑफ कोर्स 9 नहीं डाला, बाकी सब तो डाले हैं, तो आपने किसी भी सीक्वेंस में डाल दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलेगा भी थीटा वी स्पेस, अब आप समझ पा रहे होगे कि थीटा वी स्पेस इन इटरेटिव DFS वो किसके लिए आ रहा है भाई, स्टार ग्राफ के लिए आ रहा है, स्टार ग्राफ के लिए आ रहा है। और जो हमारा चेन वाला ग्राफ था, उसके लिए आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, ये वर्टेक्स पकड़ोगे, इसके कितने एडजेसेंट है, सिर्फ एक है, तो एक ही तो डब्बे में जाएगा, एंड सॉन। तो फिर ये बेटा, ये थीटा 1 स्पेस मांगेगा फॉर इटरेटिव वर्जन। प्लीज यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, मैं बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इट BFS टाइप आप इमेजिन करने की कोशिश करो, बस आपको हो जाएगा। नहीं तो कोड चला के देख लो भाई, मैं यहाँ पे चला चला के दिखाऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। कोड आपके सामने है, आपने मेरे ख्याल नोट्स में लिखा हुआ होगा, चला करके देखो, आपको पता लग जाएगा, ये कांस्टेंट स्पेस मांगेगा इटरेटिव DFS के लिए, ये। और ये स्टार वाला थीटा वी स्पेस मांगेगा, और ये सारे सारे हमने डब्बे में डाल दिया, आई होप आप समझ पा रहे होगे, इसलिए इसने थीटा वी स्पेस मांग लिया। अब एक मजे की बात ये देखो कि जो सबसे ऊपर 8 है, अगर मैं 8 को यहाँ से हटाता हूँ, है ना, और उसके जितने भी एडजेसेंट होंगे सारे डब्बे में जाएंगे। अब 8 का एडजेसेंट तो कोई है ही नहीं, तो और तो कोई डब्बे में जाने नहीं वाला। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे वो बात उठी स्टार ग्राफ में कि मल्टीपल टाइम्स एक वर्टेक्स जाए डब्बे में, वो काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो वी स्पेस के ऊपर हमारे को नीड नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग से सोचता, मैं यहाँ कहता कि 8 जो हमने पॉप किया है, ऑफ कोर्स सबसे पहले आपने 9 प्रिंट करवा लिया होगा एल्गोरिथम के हिसाब से, देखो उस बाद फिर ये सारे डब्बे में डाले, 8 सबसे टॉप मोस्ट था, तो 8 को आप पॉप करोगे, प्रिंट कराओगे, विजिट को 1 करोगे, और विजिट को 1 करने के बाद इसके जितने भी एडजस्टेड होंगे सारे डब्बे में जाएंगे। बट इसका और कोई एडिशन निकला ही नहीं, सिर्फ 9 था, 9 का ऑलरेडी विजिटेड 1 था, तो मैं उसको तो दोबारा डालने नहीं वाला, है ना। आई होप आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, बट एल्गोरिथम मैंने सारा दिखाया लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अगर हो सकता था ऐसे आपका भी दिमाग, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। 8 के एडजेसेंट अगर ये सारे होते, बाय चांस 1 भी एडजेसेंट होता, 2 भी होता, 3 भी होता, है ना, 7 भी होता, 6 भी होता, 5 भी होता, 4 भी होता, ये सब होते, तो सारे के सारे फिर से डब्बे में चले जाते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो 8 के एडजेसेंट सारे के सारे हैं, तो ऑफ कोर्स अभी इन सभी का ही हमारा विजिट 0 होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होगे, सिर्फ अभी 9 का 1 हुआ था, और ऑफ कोर्स आपने 8 को पॉप किया, तो फिर 8 का 1 हुआ है, बाकी सबका तो वही है ही है, 0 वेस्टेड, तो 0 है तो सारे सारे दोबारा जाएंगे, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जाएंगे। अब जो सबसे ऊपर 7 बैठा होगा, इमेजिन करो 7 को आप पॉप करोगे, और उसके जितने एडजेसेंट होंगे सारे डब्बे में जाएंगे। अब तुम क्या वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल। तो 7 के सब एडजेसेंट बना देना, काम होना शुरू हो जाएगा, तो अब कुछ कुछ आ रहा है समझ में क्या? मेरे ख्याल से आपका दिमाग काम कर गया होगा। वर्स्ट केस कब आएगा? जब हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ होगा इन वर्टिसेस का। जैसे मैं 5 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ दिखाता हूँ, एंजॉय करो बेटा इन सब चीजों को, ये इतनी डिटेल और इतनी सब बातें हैं ना, कोई नहीं पढ़ाता ये सब कुछ, और बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ा के भाग जाते हैं। पहली बात तो इटरेटिव DFS की कोई बात ही नहीं करेगा तुम्हारे साथ, पेपर में सवाल आ गया तो फिर वही बात है, आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कराया है। जनरली कोई टीचर इटरेटिव DFS पढ़ाता ही नहीं है, और कोई बताता है तो बस वही बोल के भाग जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेम एंड ऑन, बट वो गलती कर रहे हैं। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक है। बहुत जगह पे आपको गलत मिलेगा, देखो इंटरनेट पे आप कहीं पे पढ़ोगे भी सही ना इटरेटिव DFS, तो बहुत लोगों ने गलत आंसर लिखा हुआ है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एंड ऑन, बट मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, हमने अभी प्रूफ भी कर लिया है ना। जैसे सपोज करो वर्टेक्स नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, तो वेस्टेड क्या होगा जी, 1 2 3 4 5, पूरा एल्गोरिदम चला लो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, और ये सारा का सारा क्या रखा हुआ होगा जी, 0 रखा हुआ होगा। हमने सबसे पहले कॉल कर दिया जी DFS 1, इटरेटिव वर्जन है ये, 1 का आपने 1 करा, और 1 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मुफ्त में हो गया वो, और उसके जितने भी एडजेसेंट थे सारे डब्बे में गए, 2 3 4 5। सबसे ऊपर कौन बैठा है जी, 5 बैठा है, और फिर 5 का विजिटेड ऑफ कोर्स 0 है। हमने इसको पॉप किया, पहले तो आंख बंद करके पॉप कर लिया करो, पॉप करने के बाद इसको प्रिंट करा लिया करो, और अच्छा सॉरी, पहले आंख बंद करके पॉप करना है, पॉप करने के बाद देखना है क्या विजिटेड 0 है, हाँ जी 0 है,
yes विजिटेड 0 है, उसको 1 करना है और फिर इसको प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने के बाद इसके जितने भी एडजेसेंट हैं सारे डब्बे में डालने हैं। ऑफ कोर्स उनका विजिटेड 0 होना चाहिए तभी डब्बे में जाएंगे। तो 5 के एडजेसेंट 1 है, 1 ऑफ कोर्स नहीं, तो 2, 3 और 4 ये सब जाएंगे डब्बे में, क्योंकि ये 0 थे। ठीक है जी। अब सबसे ऊपर कौन बैठा है? 4। 4 को आप पॉप करेंगे आंख बंद करके। पॉप करने के बाद आप इसका वेस्टेड को क्या करेंगे? 1 करेंगे। 1 करने के बाद आप 4 को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। और 4 के जितने भी एडजेसेंट हैं उन सबको डब्बे में डालेंगे। तो 4 के एडजेसेंट और ऑफ कोर्स वेस्टेड 0 होना चाहिए। 2 और 3 है, तो 2 और 3 को उठा करके मैंने डब्बे में डाल दिया। अब 3 से आप क्या करेंगे? देखेंगे 3 को आंख बंद करके पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद देखेंगे हाँ जी वेस्टेड इसका 0 था, उसको 1 करेंगे, 3 को प्रिंट कराएंगे और उसके जितने भी एडजेसेंट हैं डब्बे में डाल देंगे। अच्छा जी, अब 2 आया तो फिर आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। 2 जब खड़ा है यहाँ पे तो 2 को आंख बंद करके पॉप करना है ना? और उसका वेस्टेड देखना है 0 है, उसको करना है 1। 1 करने के बाद उसको प्रिंट कराना है और उसके बाद देखना है 2 के जितने भी एडजेसेंट हैं उन सबको डब्बे में डालना है। ऑफ कोर्स वेस्टेड 0 होना चाहिए था बट सारे 1 है। ठीक है जी, तो अब आप देख लो ना कितना बड़ा डब्बा बना बैठा है। गड़बड़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो ठीक है जी। तो फिर अब ये 2 देखा, ये आंख बंद करके भागे, 3, 2, 4, 3, 2 सब खत्म। 1, 5, 4, 3, 2 हमने किया है। 1, 5, 4, 3, 2। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास है एकदम, डीएफएस है ये। आया कुछ कुछ पकड़ में तो क्या चल रहा है? तो जब आपके पास कंप्लीट ग्राफ था 5 वर्टिसेस का, तो ऑफ कोर्स आपने 1 तो आंख बंद करके करा ही लिया था, बट उसके 4 वर्टिसेस थे वो सारे डब्बे में गए उसके एडजेसेंट। 2, 3, 4 और 5। फिर 5 हटाया तो फिर ये सारे के सारे 3 फिर दोबारा डब्बे में गए। 2, 3, 4। फिर 4 हटाया तो फिर ये 2 दोबारा से डब्बे में गए, 2 और 3। फिर 3 हटाया तो फिर ये 2 दोबारा से डब्बे में गया। हो रहा है इमेजिन क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं आपको अगली स्लाइड पे और दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे। तो अगर एन के एन है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस है, तो सबसे पहले आपने 1, 2, 3 अप टू, चलो 1 1 को छोड़ दो बेशक से, हम 1 से एन मान लेते हैं वर्टिसेस। 1 टू एन वर्टिसेस है कंप्लीट ग्राफ एन वर्टिसेस का। तो 1 वर्टेक्स से आपने से डीएफएस कॉल कर दिया जो अभी दिखाया था पीछे, ताकि आप चीजों को ढंग से विजुअलाइज कर पाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 2 से लेकर एन तक सारे डब्बे में गए। ये कितने वर्टिसेस हो गए बेटा? एन माइनस 2 वर्टिसेस हो गए। फिर एक ये एन वाला वर्टेक्स चला गया और इसकी बजाय कितने आ गए जी? फिर से वापस 2 से लेकर n माइनस वन तक आ गए। अब ये टोटल कितने वर्टिसेस हैं भाई? 2 से लेकर n माइनस वन तक, फिर दोबारा से 2 से लेकर n माइनस वन तक। तो 2 इंटू एन माइनस ये एन टू से एन माइनस वन की गिनती कितनी होगी भाई? एन माइनस वन माइनस टू प्लस वन, दो और एन माइनस वन दोनों इंक्लूडेड है ना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो खैर फालतू की बात है, ये सब आप जानते हो। एन माइनस टू हुआ ये, है ना? 2 इंटू एन माइनस टू, अल्टीमेटली यहाँ तक हमारे पास वर्टिसेस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या चल रहा है ना? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी? फिर ये एन माइनस वन जाएगा, ऑफकोर्स जो सबसे टॉप मोस्ट था उसको आप पॉप करेंगे और उसके जितने भी एडजेसेंट होंगे सारे के सारे डब्बे में चले जाएंगे। 2 से एन माइनस टू तक चले जाएंगे डब्बे के अंदर। ठीक है, एंड ऑन। मैं अब ज्यादा इसको नहीं खींचता, ऐसे पूरा मैथमेटिक्स से करके आपको पूरा वो भी बना के दिखा सकता हूँ सीरीज एंड ऑन। वो सीरीज वगैरह बनानी है आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बोलता, बट मोटी मोटी बात आपको समझ में आ चुकी है। आपको पता है एल्गोरिथम में प्लस वन माइनस वन की कोई औकात नहीं होती, आप उनको छोड़ देना। बिल्कुल रफ बात करो, पहले एन वर्टिसेस जा रहे हैं, फिर एन माइनस वन जा रहे हैं, फिर एन माइनस टू जा रहे हैं, एंड ऑन अप टू वन। तो रफली आप समझ गए होगे थीटा एन स्क्वायर आ जाएगा जी। अगर हमारे पास एन वर्टिसेस का ग्राफ है तो थीटा एन स्क्वायर वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एजिम्पटोटिक नोटेशन का मैंने फायदा उठाया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। चाहता तो पूरी सीरीज बनवा सकता था, आधे आधे घंटे से ऊपर मैं लगा दूंगा वो पूरी सीरीज वगैरह बनवाने में, सारा समझाने में। बट रियली बेटा इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए। रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर करता, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरे से एल्गोरिथम ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप ये सीरीज अपने आप से बना सकते हो। डाउट आता है तो मेरे से पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ पे भी कमेंट करके पूछो, कोई ना कोई स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देगा। मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी कर दूंगा। बट आपको बेसिक आइडिया लग चुका है, सीरीज हमारे पास बन जाएगी और रफली इसी टाइप की बन ऐसे ही करना है पेपर में। अब आपको इतनी इंट्यूशन आ गई तो आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा कि टेन स्क्वायर खत्म। गेट में बैठ के सीरीज क्यों बनानी है? ठीक है, क्यों सारा कुछ करना है भाई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा वर्स्ट केस में, तो ऐसे ही पेपर में भी आपको सोचना है। गेट एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, और ऑफ कोर्स आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव थोड़ी है। वो जो पूरी सीरीज बना के दिखाना और फिर फाइनली बोल करके आने हाँ जी ठीक टेन स्क्वायर, नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर का यही फायदा आपको उठाना है। इंट्यूशन एक बार आ जाए दिमाग में कि हाँ जी ऐसे ऐसे बनता नजर आता है, बस
इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बोलो थीटा n स्क्वायर भाग जाओ। क्यों करूँ मैं सारा इतना काम पेपर में बैठ के? भाई टाइम पास होगा, मज़ाक थोड़ी है, ठीक है? और ऑफ कोर्स टाइम बचाओगे तो आपका ही फ़ायदा है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैंने आपको हमेशा बताता हूँ मल्टीपल इटरेशन में गेट का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, एक इटरेशन में नहीं। क्योंकि अगर तुमने एक इटरेशन में करा, पहले के बाद दूसरे के बाद तीसरा ऐसे चलते चले जा रहे हो सकता है टाइम आपका खत्म हो गया, आखिरी के 5-7 क्वेश्चन बिल्कुल बच गए। आप उनको देख भी नहीं पाए और अल्टीमेटली हुआ क्या, वो सबसे आसान क्वेश्चन थे तुम्हारे को आते थे। 5 क्वेश्चन अगर एक-एक नंबर के थे, 5 नंबर सारे उड़ गए हवा में, गई टॉप रैंक तुम्हारे हाथ से। और क्या था कि अगर आप देख भी गए उनको, लेकिन एंग्जाइटी इतनी होगी कि सिर्फ 2 मिनट बच रहे हैं घड़ी में, टिक 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 घड़ी चलती जा रही है, 2 मिनट और 5 क्वेश्चन है, घबरा जाओगे पेपर में और उस घबराहट के चक्कर में आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं होंगे, बट वो डेड इजी थे। और ये ना गड़बड़, इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल इटरेशन में पेपर को अटेम्प्ट किया करो। अब जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपने उनको मार्क करके रखा हुआ है। अगर ये सब क्वेश्चन फटाफट से आप स्पीड से कर गए हो, यहाँ पे सीरीज बनाने नहीं बैठे, टाइम पास नहीं किया, आंसर आ गया ना थीटा n स्क्वायर, 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए पेपर के बस। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उस पे आप टाइम ज़्यादा लगा पाओगे। इसलिए तो मैं आपको सारे, जैसे डिस्क्रीट अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो मैंने इतने सारे शॉर्टकट्स इतना सब कुछ आपको बताया है। अगर वो आपके माइंड में होगा, फॉर्मूलेज वगैरह आपको आते होंगे तो फटाफट जल्दी जल्दी पेपर में सवाल कर दोगे। और करने के बाद फायदा ये होगा, वो टाइम आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो जो कि सो कॉल्ड रैंक इंप्रूविंग और रैंक लाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज टाइम कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा, आपने थोड़ा बहुत सोचा समझा और उसको अटेम्प्ट कर दिया, तो रैंक टॉप रैंक पक्की है आपकी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो क्लैरिटी आ गई ना? पूरा नहीं करना, बस सीधा इंट्यूशन डेवलप होगी, खत्म करो कहानी, बैठी डांस करेगी, दैट्स इट। ठीक है जी, ऐसे ही आपको सोचना है पेपर में। तो फॉर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस थीटा एन स्क्वायर आएगी, तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द स्टैक विल बी एन स्क्वायर। और ये मन में आपके शुरू से एक डाउट आ जाना चाहिए, पेपर में भी ऐसे ही करना है। अब आपको अगर बाई चांस आपने इटरेटिव वर्जन नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो सकता है जो पेपर में आपने ना पढ़ा हुआ आ जाए, तो आपके दिमाग में बस एक बात खटक जानी चाहिए, भाई वर्स्ट केस में थीटा वी तो तब आता है ना, जैसे हम बीएफएस या डीएफएस में करते थे, एक बारी में एक ही वर्टेक्स जाता था। एक से ज्यादा बार मल्टीपल टाइम्स हम बीएफएस में क्यू में डालते, मल्टीपल टाइम्स हम डीएफएस में स्टैक में डालते। स्टैक वाला मतलब वही रिकर्सिव वर्जन इमेजिन कर लो। बाय डिफॉल्ट डीएफएस रिकर्सिव, प्लीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट बीएफएस इटरेटिव, वो सारा कुछ अपना जो है स्टैंडर्ड वही है। ये तो सिर्फ एक मॉडिफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ जी, तो बीएफएस डीएफएस में एक एक बारी जाता था, तभी हम कह पाते थे कि सारे वर्टिसेस चले गए डब्बे में एंड सो ऑन, तो थीटा भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बस्ट केस में। लेकिन यहाँ पे आपको इमीडिएटली बात खटक जानी चाहिए थी कि मल्टीपल टाइम्स एक वर्टेक्स जा रहा है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? अभी मल्टीपल टाइम्स जा रहा है तो फिर शायद वी ना आए, शायद वी से ऊपर आ जाए। और वही चीज हमने कोशिश करी ढूंढने की, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला, ट्राई करा, एंड सो हमारे को ग्राफ मिल गया ऐसा, जो कि हमारे को थीटा वी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है इन द वर्स्ट केस फॉर द स्टैक। पकड़ में आ गई बात? ठीक है जी। चलिए, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि फॉर इटरेटिव वर्जन प्लीज ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत जगह गलत दिया हुआ है। फाइनली हम क्या कहेंगे समरी में, तो फॉर इटरेटिव वर्जन ऑफ डीएफएस, फॉर इटरेटिव वर्जन ऑफ डीएफएस, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट केस stack space needed is, first case stack space needed is theta v square, और वो किस ग्राफ में है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, या थीटा एन स्क्वायर कर देते हैं, फिर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, थीटा एन स्क्वायर आ रहा है फॉर द कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, दैट इज के एन। के एन वगैरह ये सब नहीं पता तो बेटा ये तो भाई बड़ी अजीब बात हो जाएगी यार, ग्राफ थ्योरी आपको ढंग से पढ़ के आनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो डेट्स इट, आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। हाँ जी, तो एक काम खत्म हुआ, अब हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इटरेटिव वर्जन की एनालिसिस अब हम लोग करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो चीजें देखनी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वही बात उठेगी भाई, एडजेंसी मैट्रिक्स एडजेंसी लिस्ट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। बेसिक बेसिक बातें मैं आपके साथ करता चलता हूँ। एडजेंसी मैट्रिक्स में भाई आपको पता है मेन बात यही है ना, इटरेटिव वर्जन में सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, फॉर ऑल वर्टिसेस डब्ल्यू एडजेसेंट टू यू, तो हर एक जो भी वर्टेक्स डब्ल्यू है, सॉरी यू के जितने भी वर्टिसेस एडजेसेंट है उन सब की आप चेकिंग कर रहे हो।
है ना, सबकी चेकिंग कर रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स वही बात है कि ये जैसे एडजेंसी मैट्रिक्स होगा हमारे सामने, तो वही बात है, ये वी क्रॉस वी का होगा। तो पहला वर्टेक्स आपने पकड़ा, उसके जितनी भी एडजेसेंट है, कैसे कितने टाइम में पता लगेगा, वी टाइम में पता लगेगा कौन कौन उसके एडजेसेंट हैं, और हम उसकी चेकिंग करते हैं और ऐड करते हैं डब्बे में, एंड सो वो सब करते हैं, है ना। तो ऐसे बार बार अब आप बोलोगे कि सर डब्बे में तो एलिमेंट्स बार बार जा रहे थे, तो एक बार इसको भी बनाया, फिर इसको भी बनाया, एक एक करके सबको अच्छा यू था ना वो, हाँ तो यू, है ना, ये वी तो मतलब ये था वी क्रॉस वी का हमारे पास ये अर्जेंसी मैट्रिक्स है। तो फॉर ऑल वर्टिसेस डब्ल्यू एडजेसेंट टू यू था ना, तो पहले इसको यू बनाया आपने, फिर इसको यू बनाया, एंड सो ऑन। तो फिर दोबारा से इसको यू बना दिया, तो बेटा दोबारा से नो डाउट आप इसको यू के तरीके से सोच सकते हो, बट द थिंग इज, अगर उसका विजिटेड हमारे पास से वन होगा, तो हम उसको छेड़ते भी नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो हम उसको दोबारा से इसकी चेकिंग करने नहीं जाते। दोबारा से बोलता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बोलोगे कि सर आपने पहले इसको यू बनाया, फिर इसको एंड सो ऑन सबको यू बनाया है, तो एक हो सकता है कि आपने सेकंड टाइम इसको दोबारा से यू बनाए हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम डब्बे में जा रहा है, तो नो डाउट आप बनाओगे उसको यू। बट मजे की बात क्या है कि आप जब यू बनाओगे, तो हम उसके एडजेसेंट देखेंगे कब, ये बात मुझे करो ना। हम उसके एडजेसेंट सिर्फ और सिर्फ तब देखेंगे जब उसका विजिटेड जीरो हो। अगर उसका विजिटेड वन है, तो मेरे को उसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। आराम से पकड़ो इस बात को, ठीक है ना। मैं उसको क्यों देखूंगा, मैं सीधा आंख बंद करके डब्बे में से पॉप करके भाग जाया करता था, याद करो ना। ये देखो हम क्या करते आए थे बेटा। हाँ, यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो हमने सबसे पहले ई से शुरुआत करी थी, है ना, ई से शुरुआत करी थी। तो उसके जितने भी एडजेसेंट थे, सी बी डी एंड सॉन जो भी थे, सी डी बी सी एफ जी, है ना, ये सारे थे, हमने डब्बे में डाल दिए थे। तो जब मल्टीपल टाइम्स जा रहे थे, प्लीज याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, नो डाउट वो डब्बे में मल्टीपल टाइम जा रहे हैं, बट और फिर वही बात है, वो यू बन के ही आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो ना। तो डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट यू फ्रॉम द स्टैक। तो जब भी वो नो डाउट वो यू बन बन के आएंगे आपके सामने, है ना, क्योंकि वो टॉप एलिमेंट यू फ्रॉम द स्टैक ही हम डिलीट करते हैं, तो जो भी एलिमेंट डब्बे से आप डिलीट करते हो वो यू बन जाता है। बट मजे की बात बार बार मैं बता रहा हूँ ये है कि अगर उसका विजिटेड इटसेल्फ वन है, तो हमने ये सब कहानी करनी ही नहीं है ना। बात समझ रहे हो ना। तो हम उसके दोबारा से फॉर ऑल वर्टिसेस डब्ल्यू एडिशन टू यू, तो हम उसके दोबारा एडिशन देखने आते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये सबसे खास बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाह कर भी दोबारा से उसको यू नो डाउट ले लेते हैं, बट उसके दोबारा दोबारा एडजस्टमेंट चेक करने नहीं जाते। ये सबसे बड़ी बात है, याद करो प्लीज, प्रीवियस लेक्चर याद करो, मैंने बार बार आपको समझाया था। तो हमने देखा था कि हाँ जी उसका कोई एडजस्टमेंट बचता नहीं है, तो हम पहले तो विजिट ही देख लेते थे, है ना, हम देख लेते थे कि जैसे हमने स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को पकड़ा, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट से एक्स है, ये देखो जैसे डब्बे में एक्स है, तो थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ, एक्स को आपने डिलीट करने करना है, आंख बंद करके डिलीट करना है, फिर उसका हम विजिट देखते थे। अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग विजिट जीरो था, तो हम उसका विजिट वन करते थे, और उसको प्रिंट कराते थे एक्स को, और फिर उसके फिर सारे एडजस्टमेंट देखने की कोशिश करते थे। बट अगर बाय चांस ये डब्बे में एक्स है और उसका विजिट हमारे पास वन है, तो हम क्या करते थे, पॉप करके भाग जाते थे बस। फिर अगले वाले को पकड़ते थे, फिर उसको पॉप करने की कोशिश करते थे, एंड सॉन ऐसे चलाते थे। तो नो डाउट वो बार बार यू बनेगा, बट बनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके एडजस्टमेंट दोबारा दोबारा चेक नहीं करें। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है, हर एक वर्टेक्स के एडजस्टमेंट हमने सिर्फ एक एक बार चेक करें, बार बार चेक नहीं करें। डब्बे में डालने से कुछ नहीं हो रहा बेटा, उससे कुछ हम उखाड़ नहीं पा रहे, ठीक है। हाँ जी, तो अल्टीमेटली क्या कहेंगे कि थीटा वी टाइम एडजस्टमेंट चेक करने में वी वर्टिसेस है, तो थीटा वी स्क्वायर इज द टाइम दैट सेट खत्म कर, ठीक है जी। अच्छा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था थीटा वी स्क्वायर फॉर एडजेंसी मैट्रिक्स। अच्छा, अब बात उठेगी एडजेंसी लिस्ट की। ये तो समझ आ गया थीटा वी स्क्वायर, और एडजेंसी लिस्ट की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी, थीटा ई प्लस वी। यहाँ पे भी वही है, थीटा ई प्लस वी, कोई चेंज नहीं हुआ। आपको लगेगा कि सर एक तो गड़बड़ आप कर रहे हो, है ना, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जो मतलब जो बहुत ज्यादा डीप में एनालिसिस करते हैं ना, उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी। जो डीप एनालिसिस नहीं करते वो तो कहेंगे ओके सर, सैल्यूट मारेंगे, ओके सर जो आपने कह दिया ठीक है। लेकिन नहीं बेटा, मेरे को सैल्यूट मारने से, ओके सर करने से कुछ नहीं होगा। द थिंग इज, आपको खुद से सोचना है। तो जो क्वेश्चन करना जानते हैं उनके दिमाग में, जो डीप एनालिसिस कर रहे होंगे उनके दिमाग में एक छोटा सा थॉट आ रहा होगा, सर हमने देखा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में थीटा वी स्क्वायर गई थी। अगर थीटा वी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी गई थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गई थी, और हमारे को पता है कि हमने हर एक एलिमेंट को, भाई भाई पुश में तो पॉप भी तो होंगे, और पॉप करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा ना, तो थीटा वी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी यहाँ पे भी।
अर्जेंसी लिस्ट में भी थीटा वी स्क्वायर आएगी ना वर्स्ट केस में, लेकिन आप तो ई प्लस वी कह के भाग रहे हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो थोड़े से डीप एनालिसिस करना जानते हैं वो ये चीज दिमाग में लाएंगे। वैसे अभी आपने बताया थीटा एन स्क्वायर, अगर एन वर्टिसेस है तो थीटा एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आई थी स्टैक की, तो अब डब्बे में से एक एक करके सबको काटना तो है ही, है ना, तो वो मुफ्त में थोड़ी कटेगा। आप बोलो भाई एक एक कंपैरिजन ही तो करना पड़ेगा, विजिट डायरे के साथ जा जाके कंपेयर करना कि हाँ जी विजिट वन है तो हम काटते चले गए उसको, बट कांस्टेंट टाइम तो खर्च किया है ना। तो वी स्क्वायर एलिमेंट्स हमारे पास डब्बे में गए बैठे, तो वी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। आप ई प्लस वी क्यों कह रहे हो भाई फर्स्ट केस में? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ई प्लस वी वही वी स्क्वायर ही है। क्यों वी स्क्वायर है? क्योंकि वर्स्ट केस में हम क्या कहेंगे, ग्राफ के साथ क्या हो सकता है, एजेस जो होंगी वो वी स्क्वायर एजेस होंगी। नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ कितना होता था, वी इंटू वी माइनस वन बाई टू, याद है कि नहीं? वी स्क्वायर तो होता था। तो ठीक है, वी स्क्वायर कहने में कोई गलत नहीं है। तो अर्जेंसी मैट्रिक्स में वी स्क्वायर आ ही रही है, अर्जेंसी लिस्ट में भी वी स्क्वायर आ रही है वर्स्ट केस में। और वो वर्स्ट केस की कहानी एक्चुअली यही है कि हम कंप्लीट ग्राफ पकड़ के ला रहे हैं, तो थीटा ई प्लस वी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वर्स्ट केस में हमारे को पता ही है कि जो एजेस होती हैं वो वी स्क्वायर होती हैं, तो वी स्क्वायर प्लस वी दैट इज वी ओनली। तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी, प्लीज इसमें परेशान मत होना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। आपको बस मोटी मोटी बात याद रखनी है, चाहे इटरेटिव वर्जन आप कर रहे हो, चाहे आप अपना रिकर्सिव वर्जन कर रहे हो डीएफएस का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, अर्जेंसी मैट्रिक्स थीटा वी स्क्वायर, अर्जेंसी लिस्ट थीटा ई प्लस वी। और वर्स्ट केस वाली बात हमने वैसे संभाल ली, क्योंकि ये वर्स्ट केस ये जो थीटा वी स्क्वायर आ रहा है, ये कब आ रहा है, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस कब आ रहा है, जब हमारे पास कंप्लीट ग्राफ था एन वर्टिसेस का। और अगर कंप्लीट ग्राफ है एन वर्टिसेस का, तो उसमें अगर आप ये कॉम्प्लेक्सिटी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई इटसेल्फ इज थीटा वी स्क्वायर, ई इटसेल्फ इज थीटा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस वी इज वी स्क्वायर ओनली, तो इसलिए वो वी स्क्वायर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लीज परेशान मत होना, दिक्कत आई है वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने आपको बता ही दी है भाई, है ना, हमारा जो ऑक्सिलरी स्पेस है दैट इज थीटा वी स्क्वायर इन द वर्स्ट केस, दैट इज द स्टैक स्पेस, थीटा वी स्क्वायर स्टैक स्पेस। और वो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा वाली बातें मैं यहाँ पे बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो डीएफएस वाली चुपचाप चिपका लेना। इनपुट हमारा अर्जेंसी मैट्रिक्स है, अर्जेंसी लिस्ट है, अर्जेंसी मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास थीटा वी स्क्वायर आ जाएगा, अर्जेंसी लिस्ट होगा तो थीटा ई प्लस वी आ जाएगा, खत्म करो बस। ज्यादा मैं इसमें घुस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो स्टैक स्पेस हमारे को समझ में आ चुका है भाई, थीटा वी स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ सकता है इटरेटिव वर्जन में, वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस कितना लगता है थीटा वी स्क्वायर, और वो कब लगता है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस के केस में। मेरे ख्याल से आप एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे होगे, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे को और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो इटरेटिव वर्जन है इसका डीएफएस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम कुछ एजेस की बातें करेंगे, ट्री एजेस कौन सी होती हैं, फॉरवर्ड एज, बैकवर्ड एज, एंड सो, वो सब हम बातें करेंगे, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।